नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 5 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। आज का आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, समुद्री सुरक्षा संबंधित है, क्योंकि समुद्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल है। आपने सुना होगा कि लाल सागर में और हिंद महासागर के अरेबियन हिस्से वाले में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न हो गया है। हर दूसरे दिन इंडियन नेवी कोई न कोई ऑपरेशन को वहाँ पर कंडक्ट करती है, तो इसको लेकर आज समझेंगे हम लोग, समुद्री सुरक्षा को समझेंगे। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे स्टैटिक टॉपिक आज एक मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। पंचायती राज, इसका इतिहास से लेकर वर्तमान तक हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हिंदू में एक न्यूज़ आया है कि पंचायती राज जो है ना, इसकी फंडिंग को लेकर इसका 1% हिस्सा मात्र ये खुद से इकट्ठा कर पाती है, बाकी 99% हिस्सा इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं। इसको लेकर हम लोग देखेंगे, राज्य फाइनेंस कमीशन को समझेंगे और पंचायती राज का पूरा इतिहास समझेंगे। उसके पहले कई सारे बच्चे फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं कि किस प्रकार से भी पढ़ें, एक ही चीज़ को पढ़िएगा, एक ही स्ट्रेटजी रखिएगा, क्या कि वन लाइनर पर मत टिकिएगा। अभी वन लाइनर के बदौलत आप मेंस तो सोच भी नहीं सकते हैं, पीटी भी बहुत दूर की बात होगी आपके लिए। पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदल लीजिए, थोड़ा सा करंट अफेयर को डीप जाकर पढ़िए, लिखने लायक पढ़िए कि आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट किसी टॉपिक पर लिख पाएँ, इस प्रकार से पढ़िए। क्या पता कौन सा टॉपिक आपके शॉर्ट सवाल में पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, इसलिए लिखना बेहद ज़रूरी हो गया है आपके लिए। करंट अफेयर्स को या जीएस और करंट को, निबंध को, 3 को भी बिल्ड कीजिए खूब अच्छे से। मई के बाद आप लोग टेस्ट सीरीज और पीटी की तरफ बढ़िएगा। पहले अभी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज लगाते तो कोई मायने होता है, बाकी कोई मायने नहीं रखता है बिना पढ़े टेस्ट सीरीज और ये सब चीज़ें लगाना। ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा मेरी बातों को, बार बार मैं एक ही चीज़ इसीलिए बोलता हूँ कि पैटर्न चेंज हुआ है, बच्चे नहीं चेंज हुए हैं, उसी के उसी ढर्रे पर पढ़ रहे। अभी भी लूसेंट और घटना चक्र और वन लाइनर फैक्ट रटते रहते हैं, इस तरह से नहीं होगा। जीएस को कंप्लीट कीजिए अच्छे से समझ के, उसके बाद घटना चक्र के एमसीक्यू लगा भी सकते हैं, ठीक ना। और लिखने पर ज़्यादा जोर देता हूँ मैं इसलिए, क्योंकि लिखते हैं तो आपका पढ़ाई लिखाई दोनों हो जाता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये 5 फरवरी से 9 फरवरी तक के लिए मैंने पेड ग्रुप में टारगेट दिया है। इसी टारगेट पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। दरअसल पिछले वीक का जो टारगेट था वो काफ़ी बड़ा था, तो पूरा नहीं हो पाया बच्चों से, मैं भी सारे क्वेश्चंस नहीं दे पाया, तो उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा मैंने 2-3 ही टॉपिक बढ़ाए हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में। अभी अपना GS2 का आंसर राइटिंग चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना हो, जो आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनसे पूछिएगा कि कितना बेनिफिट मिलता है उनको। ठीक है, खुद से अभी नहीं लिख पाते, लेकिन देखकर ही से उनका टारगेट कंप्लीट होता है। मैं आपको पीटी के लिए भी टारगेट बनाकर दे दूंगा, लेकिन आपको ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम का अपना लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, इंस्टाग्राम का रहता है, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा। फीस ज़्यादा नहीं है, फीस न्यूनतम है, इससे कम फीस में इतने अच्छे तरीके से कोई गाइड नहीं करता है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसी तरह से अगले वीक का भी टॉपिक दूंगा। पॉलिटी इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, उसका ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक हम लोग शुरू करेंगे, ओके। लेकिन इसको पहले अच्छे से कंप्लीट करूंगा, फिर रिवीजन सीरीज़ भी हम लोग चलाएंगे, जिसमें पूरा सिलेबस को रिवाइज करेंगे अच्छे से पढ़ के, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं आज का कौन कौन सा है। पॉलिटिकल न्यूज़ है आज हेडलाइन में। एक तो केजरीवाल जी ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर, वो न्यूज़ है। दूसरा है कि MLA रिटर्न एज चंपई गवर्नमेंट फेसेस फ्लोर टेस्ट टुडे। आज जो है वो फ्लोर टेस्ट हो सकता है, किसका, तो चंपई गवर्नमेंट का, जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका आज फ्लोर टेस्ट है। देखिए दरअसल होता क्या है, प्रोसेस कैसे होता है। राज्यपाल महोदय की विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, ये क्या बोला मैंने, राज्यपाल महोदय जो होते हैं उनकी विवेकाधीन शक्ति होती है कि वो किसको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर हैं, JMM सुना होगा आपने नाम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके जो लीडर हैं, जिन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, इनको इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए। सरकार बन गया, उन्होंने शपथ ले लिया। शपथ ग्रहण के पश्चात राज्यपाल महोदय कुछ दिनों के समय देते हैं कि आप इस समयावधि में क्या कीजिए, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद एक निश्चित तारीख दी जाती है कि उस तारीख को आपको फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है सदन में मतदान किया जाता है कि कितने लोग CM के या सरकार के समर्थन में हैं और कितने लोग CM और सरकार के विरोध में हैं।
जब फ्लोर टेस्ट पास कर जाएगी गवर्नमेंट, इसका मतलब होगा कि सरकार को सदन से भी अनुमति मिल चुकी है, सरकार जो है बहुमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार नहीं है। और अगर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाती है, उसको बहुमत नहीं हासिल हो पाता, तो सरकार क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार कोलैप्स कर जाएगी। फिर से राज्यपाल किसी बड़ी पार्टी को जो दावा पेश करते हैं उनको इन्वाइट करेंगे, या तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है या फिर नए चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। इसी प्रकार से काम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखिए क्या है, यूएस और यूके ने हूती विद्रोहियों को टारगेट किया है। उन्होंने भी, हूतियों ने भी फिर धमकी दिया है कि हम फिर से टारगेट करेंगे आपको। तो ये युद्ध छिड़ा हुआ कहाँ पर, लाल सागर में। इसके कारण से हमारा भारी नुकसान हो रहा है। उसी पर आधारित अपना आज का आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है अपना कि दक्षिण सहयोग में समुद्री सुरक्षा क्या योगदान है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए डिटेल में आर्टिकल है, और ये क्या है, लाल जो दिख रहा है आपको लाल कलर में, ये दक्षिण सहयोग के वो देश हैं जो दक्षिण सहयोग में शामिल होते हैं। साउथ कोऑपरेशन आपने सुना होगा, उसी के तहत शामिल ये देश हैं। दरअसल में एक ही अवधारणा है जिसके तहत विकासशील देशों का एक संगठन जो है वो कहलाता है। इसमें देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन फिर भी वो इसका हिस्सा नहीं है। ओके, आपको उत्तरी गोलार्ध का कोई भी ऐसा देश सामान्य तौर पर नहीं दिखेगा जो क्या हो, जो दक्षिण सहयोग का हिस्सा हो। माना जाता है ऐसा सामान्य तौर पर, ये जो हिस्सा है काफ़ी डेवलप्ड हिस्सा है, विकसित देश इसमें निवास करते हैं। और ये जो हिस्सा है ये अभी विकासशील है, और इसे विकासशील देश या गरीब देश निवास करते हैं। कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद स्वरूप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ले सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो हैं यहाँ पर ब्रिटिश मूल के लोग ही रहते हैं। यहाँ के जो मूल लोग थे वो ख़त्म हो गए, या तो बहुत ही अल्प संख्या में वो रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री सुरक्षा दुनिया भर के देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों चिंता का विषय बना हुआ है, आप मुझे बताइएगा। सोचिएगा कौन कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जो समुद्र को फेस करना पड़ रहा है, समुद्री सुरक्षा को फेस करना पड़ रहा है। क्या जलवायु परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है? क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पायरेसी, डकैती हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण समुद्री सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ गया। समुद्री सुरक्षा खतरे पड़ने से क्या होगा, पूरे विश्व की इकोनॉमी का लगभग में 80% से ज़्यादा जो कंडक्ट होता है, माल का आवाजाही जो होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, समुद्र के थ्रू में होता है। तो वो अगर संकट में पड़ेगा तो क्या होगा, दुनिया भर की इकोनॉमी चरमराएगी। उसी में खासतौर से विकासशील देश जो हैं, जो दक्षिण के देश हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बड़ा ये संकट बन सकता है। तो इसी के कारण हम इसको ज़रा गौर से पढ़ेंगे। विशेषकर उन क्षेत्रों में जिन्हें अक्सर ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं। जैसे भारत G20 जैसे मंचों पर नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का महत्व तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, ब्लू इकोनॉमी के सामने संकट कौन कौन से हैं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ आपको कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, इस तरह से कोई नहीं बताता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जवाब क्या लिखेंगे। तो जवाब से पूछा जाएगा ब्लू इकोनॉमी क्या है, उसके समक्ष कौन कौन से संकट है, तो इन्हीं संकटों को आपको लिखना पड़ेगा। ये समुद्री सुरक्षा के समक्ष कौन कौन से संकट उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें आपको इन्हीं संकटों को लिखना पड़ेगा। देखिए कौन कौन से हैं। समुद्री सुरक्षा में खतरों का तेजी से विकास हो रहा है, जो दुनिया भर के देशों के लिए नई नई चुनौतियां पेश कर रहा है। कौन कौन से जगह पर आपको कन्फ्लिक्ट दिखता है दुनिया में? यूक्रेन द्वारा काला सागर में असम्मित रणनीति अपनाने और दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा समुद्री लड़ाकों की तैनाती जैसे उदाहरण समकालीन समुद्री सुरक्षा खतरे की जटिलता और स्थिरता को रेखांकित करते हैं। ग्रे जोन युद्ध, भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलें, लड़ाकू ड्रोनों का प्रसार समुद्री सुरक्षा अभियानों को और अधिक जटिल बना देती है, जिससे अनुकूल रणनीति और मजबूत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। कि भाई इतने सारे जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, दक्षिणी चीन सागर में चीन का है, काला सागर में, काला सागर है कहाँ भाई, काले सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा काला सागर कहाँ पर है। आ जाइए दिखाता हूँ, इसमें दिखेगा नहीं आपको लेकिन फिर भी दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये है काला सागर, ये है काला सागर। ठीक है, भूमध्य सागर से तुर्की के शहर इस्तांबुल के बीचों बीच से एक स्टेट गुजरती है, जल संधि गुजरती है, जिसके पश्चात आप काला सागर में पहुंच सकते हैं। ओके, अगला देखिए गैर परंपरागत प्रभाव क्या है, कि वर्तमान में पारंपरिक सुरक्षा खतरे बने हुए हैं और समुद्री सुरक्षा का अधिकांश मांग गैर परंपरागत स्रोतों से आती है। अवैध मछली पकड़ना, प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री प्रदूषण, मानव व मानक पदार्थों की तस्करी, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिकूल प्रभाव समुद्री देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली विकट चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो पारंपरिक रूप से नहीं थी।
समुद्र को लेकर कन्फ्लिक्ट, युद्ध तो ये तो पहले भी होते रहे थे, लेकिन समुद्र का पॉल्यूशन ये गंभीर चुनौती है। आपदा जैसे तेल का रिसाव, ये सब एक गंभीर चुनौती है जो अब देखने को मिल रहा है हमें। ओके, ये गैर परंपरागत खतरे अक्सर राष्ट्रीय सीमा और अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिससे प्रभावी समन्वय और प्रबंधन के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है ना कि दूसरे देश का कचरा किसी और देश में पाया जाता है, समुद्र के तटों पर पाए जाते हैं, या तेल का रिसाव हुआ मान लीजिए श्रीलंका में, उसका असर कहाँ पर पड़ रहा है? भारत के जल क्षेत्रों में पड़ रहा है। तो इस तरह के जो खतरे हैं कई बार देशों की सीमाओं को पार कर जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो वैश्विक प्रभाव को फिर रेखांकित करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। तटीय राज्यों की समस्याएं। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के तटीय राज्य असंख्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। महत्वपूर्ण समुद्री हितों के बावजूद कानून प्रवर्तन क्षमताओं और सीमित सुरक्षा समन्वय में असमानताओं के कारण सतत विकास लक्ष्य अप्रासंगिक बने हुए हैं। कानून एक जैसे नहीं हैं, सुरक्षा को लेकर चिंतन एक जैसा नहीं हो रहा है, समाधान नहीं पेश किए जा रहे हैं। इसके कारण से सतत विकास तो बहुत दूर की बात हो गई, अपना भी विकास नहीं कर पा रहे, अपने समुद्री सीमा को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। कौन से देश? तो खास तौर से दक्षिण के जो देश हैं उनकी बातें हो रही है यहाँ पर, विकासशील देशों की बातें हो रही है यहाँ पर। ओके, तटीय राज्यों के बीच एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती, समुद्री आतंकवाद से निपटने के सामूहिक प्रयासों में बाधा डालता है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? छोटे से हूती विद्रोही क्या कर रहे हैं? पूरे क्षेत्र को अशांत करके रखा हुआ उन्होंने। उनको क्यों कौन बैक कर रहा है? तो ईरान बैक कर रहा है। क्यों बैक कर रहा है? आपको पता ही होगा कि हमास और इजराइल के युद्ध के पश्चात से ईरान जो है वो डायरेक्ट वॉर में तो नहीं शामिल हुआ, लेकिन उसने सारे अपने जो कुत्ते हैं उसको छोड़ दिए। कुत्ते ही जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उसको कहते प्रॉक्सी। मैंने आपको बताया था ईरान के बारे में कि प्रॉक्सी के मामले में ये अमेरिका से भी बढ़कर ये देश है। जैसे हिजबुल्ला इसका प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी। हिजबुल्ला इसका डुप्लीकेट कॉपी है जो लेबनान से इजराइल पर अटैक कर रहा है। हमास इसका गाजा पट्टी में एक डुप्लीकेट कॉपी था प्रॉक्सी। उसके पश्चात से हूती कहाँ पर? तो यमन में। सारे स्ट्रेटजिक रूप से इंपॉर्टेंट लोकेशन पर इसने अपने प्रॉक्सी बनाकर रखे हुए हैं, और वो क्या करते हैं? वो तरह तरह के अटैक कंडक्ट करते हैं दूसरे देशों पर। तो ये प्रॉक्सी वॉर छिड़ गया उसके पश्चात से, जिसके कारण से क्या हो रहा है? ट्रेड सहित समुद्री सुरक्षा के समक्ष भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। कोई एक ऐसा दिन नहीं सुना होगा आपने पिछले 1 महीनों में जिस दिन इंडियन नेवी ने कोई ऑपरेशन नहीं कंडक्ट किया हो, किसी जहाज़ को मुक्त नहीं करवाया हो। कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान के नागरिकों से भरा हुआ जहाज़ को मुक्त करवाया था। तो क्यों करना पड़ रहा है ये? क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं न कहीं समुद्री सुरक्षा के समक्ष युद्ध के कारण से खतरा उत्पन्न हो रहा है। कहाँ का युद्ध है ये? मिडिल ईस्ट का युद्ध है। प्रभाव कहाँ पर पड़ रहा है? लाल सागर में, और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, इनकी इकोनॉमी पर, यूरोप की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध भी अब ग्लोबल प्रभाव उत्पन्न करेगा। पहले के जैसा नहीं होगा कि अफ्रीका किसी क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो बाकी दुनिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, चलिए देखिए अगला क्या है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के बीच समुद्री सहयोग का प्रतिरोध क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को बढ़ाता है और व्यापक समुद्री सुरक्षा पहल को कमजोर करता है। समुद्री डोमेन में चुनौती कौन कौन सी है? तो असीमित रणनीति। असीमित रणनीति का उपयोग जैसा कि काला सागर में रूस के खिलाफ यूक्रेन द्वारा प्रदर्शित किया गया, दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा नौसेना की तैनाती समुद्री सुरक्षा के लिए नई चुनौती पेश करती है। इस युक्तियों में अपरंपरागत, अप्रत्याशित तरीके से शामिल है जो पारंपरिक सैन्य रणनीति से बिल्कुल ही भिन्न तरीके से है। जैसे रूस ने एक तरह से काला सागर की ब्लॉकिंग ही कर दी थी। चीन ने 9 डैश लाइन, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था आपको, 9 डैश लाइन के द्वारा एक तरह से पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने का दावा करता है। उसका सैन्यकरण कर रहा है। सैन्यकरण का तात्पर्य तो वहाँ पर अपनी सेनाएं तैनात कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर। ये क्या है? ये परंपरागत शैली से अलग भिन्न शैली है, जिसमें सैनिक रूप से समुद्री सीमा में और समुद्री सुरक्षा को बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है। ग्रे जोन युद्ध क्या है? इसका तात्पर्य होता है, इसको जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत और अमेरिका हो सकता है। कैसे? अमेरिका ने कुछ दिन पहले क्या किया? लक्षद्वीप और भारत के जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है इसका उल्लंघन किया। इसमें अपने नेवी को लेकर घुस गया कि हम विशेष आर्थिक क्षेत्र को नहीं मानते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया भर। अमेरिका इस चीज़ को बड़ा ही प्रचारित करता है कि ऐसा नहीं होना। उसने क्या किया? भारत की समुद्री सीमा को उल्लंघन करते घुस गया था। बिल्कुल सही सुने आप, पिछले ही साल की घटना बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो दुनिया भर के समुद्री कानून वगैरह बने हुए हैं ना, उसमें कुछ लूप होल है, उसका फ़ायदा उठाओ और क्या करो? उल्लंघन करो इन चीज़ों का। और क्या करना है? इससे क्या होता है? कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होता है। तो ये भी एक दिखाता है कि भाई जो मजबूत राष्ट्र हैं वो क्या करते हैं? समुद्री सुरक्षा को लेकर जो कानून बने हुए दुनिया भर में, UN क्लॉज,
आपने सुना होगा। वो क्या है, तो समुद्री सुरक्षा को लेकर कानून बना हुआ है। वो क्या करता है, तो बड़े जो विकसित देश है वो इसका उल्लंघन करते हैं, इसके लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं और विकासशील देशों के जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उसका उल्लंघन करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे अमेरिका आए दिन इसका उल्लंघन करता रहता है कि इस तरह का कोई क्षेत्र हम नहीं मानते हैं, नहीं होना चाहिए। लड़ाकू ड्रोन वगैरह का ये क्या है, तो गैर राज्य और राज्य दोनों के द्वारा निगरानी, और राज्य और गैर राज्य का मतलब क्या होता है, नॉन स्टेट फैक्टर्स और स्टेट के तो हैं ही। जैसे भारत सरकार अगर ड्रोन का यूज़ करती है निगरानी के लिए तो उससे किसी को खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हूती विद्रोही ड्रोन का यूज़ करते हैं निगरानी के लिए, अटैक करने के लिए, उससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और स्टेट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो लड़ाकू ड्रोनों को उपयोग कर रहे हैं, हथियारों से लैस ड्रोनों का उपयोग कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न करता है। अगला देखिए क्या है कि गैर परंपरागत सुरक्षा खतरे कौन कौन से हैं। अवैध मत्स्य, मछली पकड़ने को लेकर सबसे ज़्यादा दुनिया भर में विवाद होता है। जैसे भारत श्रीलंका का आप उदाहरण ले सकते हैं, भारत पाकिस्तान का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। भारत श्रीलंका के कारण क्या है, भारत श्रीलंका में क्या है ये समस्या, तो भारत और श्रीलंका के बीच बहुत ही संकीर्ण जो है वो सीमा पट्टी पाई जाती है। अब अपने तमिलनाडु के जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं वो बेचारे नाव लेकर जाते हैं, उनको नहीं पता होता वो श्रीलंका के वाटर में आ गए हैं और उनको आए दिन अरेस्ट किया जाता है। आपने सुना होगा कि दो देशों के बीच में समझौता हुआ है मछुआरों को छोड़ने को लेकर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मछुआरों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, सालों तक कैद रहते हैं वो बेचारे। तो अवैध मत्स्यन, एक दूसरे देश के क्षेत्र में घुसकर मत्स्यन, ये भी एक बहुत ही बड़ा संकट है समुद्र के सामने। प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति तीव्रता में वृद्धि समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे से लेकर, प्लास्टिक कचरे से आपने सुना होगा ग्रेट पैसिफिक पैच, सुना है आपने, ग्रेट पैसिफिक, प्रशांत महासागर में एक कचरे का पैच है। प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे ज़्यादा कचरा पाया जाता है समुद्र में। होता क्या है दरअसल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में जलधाराएं चलती है, करंट चलता है, आपने सुना होगा, जो ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है, किसी समुद्र के तट के पास से घूम सकती है, ऊपर से नीचे की तरफ घूम सकती है। तो होता क्या है, जैसे अमेरिका है, यहाँ पर इन्होंने कचरा डाला, ये घूमकर बीच में इकट्ठा हो जाती है सारे के सारे कचरे। अमेरिका चारों तरफ इसके देखेंगे तो आप बहुत ही डेवलप्ड और प्लास्टिक उपभोग उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा होता है, उस तरह के देश पाए जाते हैं। जैसे आम भारतीयों के जीवन में प्लास्टिक का उपभोग कम होता है अमेरिकियों के तुलना में। तो भारी स्तर पर उपयोग करके क्या होता है, उन प्लास्टिकों को समुद्र में डंप कर दिया जाता है। इसी कारण से ग्रेट पैसिफिक पैच बन गया है कचरे का, जो पैसिफिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ये क्या है, एक कचरे का पैच है। उसके अलावा तेल रिसाव जैसे संकट भी हैं, जिसके कारण समुद्र को खतरा उत्पन्न हो रहा है। तेल रिसाव का उदाहरण आप मालदीव और श्रीलंका में ले सकते हैं। भारत के समुद्र तटों पर भी तेल रिसाव के संकट देखे जाते हैं। ओके, मादक और मानव और मादक पदार्थों की तस्करी, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इंडो पैसिफिक में शून्य राशि प्रतिस्पर्धा, ये सब कुछ संकट हैं जहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ किसके लिए, तो समुद्र के लिए। अब इसके बाद है कि भाई ये सारे तो खतरे हैं और सुरक्षा की भावनाएं हैं। अब कैसे इसका समाधान हो सकता है, समाधान आपसे पूछा जाएगा, आपसे पहले चुनौती पूछी जाएगी, फिर समाधान पूछा जाएगा। संसाधनों और कार्मिकों का उपयोग, यह मानते हुए कि समुद्री सुरक्षा पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से परे फैली हुई है। समुद्र की सुरक्षा आप केवल और केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं कर सकते हैं। अतः राज्यों को बहुआयामी समुद्री सुरक्षा चुनौतियों में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी, संसाधन, विशेष कर्मियों का आवंटन करना चाहिए, जिसके पश्चात समुद्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एकीकृत समुद्री सुरक्षा पर पूरे दुनिया भर के लोगों को एक साथ होकर, एक बैठकर एक कानून का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया भर का समुद्र तो एक ही है। आपके देश के जल अलग हो सकते हैं, आपके देश का वायु भी एक बार को हो सकता है कि अलग हो, भाई वहाँ पर जलवायु वगैरह का विशिष्ट कारण हो, नहीं, समुद्र तो पूरे दुनिया में एक ही जैसा है। समुद्र तो पूरे दुनिया का है ही है, तो एक कानून उसका होना ही चाहिए, क्योंकि एक पर अगर खतरा उत्पन्न होता है तो किसी भी को भी प्रभावित कर सकता है, पूरे दुनिया में कहीं पर भी। लाल सागर पर खतरा उत्पन्न होना न केवल यूरोप को बल्कि एशिया और अफ्रीका के देशों को भी प्रभावित कर रहा है, अमेरिका को भी प्रभावित कर रहा है। इसके कारण से आपको समझना पड़ेगा कि समुद्र जो है ये वैश्विक कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा साधन है, इस पर खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। भारत का समुद्री विजन 2030 में बनाया हुआ भारत सरकार ने। सागर पहल भी भारत सरकार चला रही है, किसके लिए, तो समुद्री सुरक्षा और समुद्र में सभी को साथ में लेकर चलने के लिए। एक किसी का एक छत्र राज ना हो, सभी लोग साथ में मिलकर करें, इसके लिए चला रही है भारत सरकार। सागर पहल भी चला रही है। और भारत सरकार ने क्या रखा हुआ है 2030 के लिए विजन, समुद्री क्षेत्र के सतत विकास के लिए व्यापक खाका प्रस्तुत करता है। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्ग
और निवेश को प्राथमिकता देने से आर्थिक विकास में मदद मिल सकती है, समुद्री कनेक्टिविटी बढ़ाती है, तटीय सामुदायिक आजीविका का अवसर पैदा करती है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने G20 में भी अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया, दक्षिण के देशों को भी आह्वान किया कि भाई एक साथ मिलकर काम करें। हर क्षेत्र में हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या हो सकता है, इन सभी समस्याओं से हम निपट सकते हैं। और इसका क्या समाधान हो सकता है, कुछ आप सोचिएगा। समाधान आप भी सोचिएगा, कुछ 2-4 पॉइंट सोचिए, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ हम लोग। कौन सा अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है आपका दिल्ली से संबंधित। दिल्ली में महरौली कौन सा इलाका भाई? महरौली खूबसूरत सा इलाका है, जहाँ पर आपको कुतुब मीनार वगैरह का इलाका दिखता है। बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है, हरा भरा इलाका है ना। वहाँ पर अखूंदी मस्जिद, कौन सा मस्जिद बंधुओं? अखूंद जी भी बोला जाता है। अखूंद जी अरेबिक शब्द है, फारसी शब्द है एक्चुअली में, तो उसको उच्चारण में थोड़ी सी खामी मेरे से हो सकती है। अखूंदी मस्जिद इसको बोला, इसको तोड़ दिया किसने? DDA ने। अब इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है, क्यों तोड़ा गया भाई? बताया जा रहा था DDA के द्वारा कि इलीगल है। आपको पता है कब का बना हुआ था? ऐसा बताया जाता है कि 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग ने इन्वेड किया भारत को, उस समय ये मस्जिद एग्जिस्ट करता था यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से विवाद इसको लेकर उत्पन्न हो रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला एक माना जा रहा है कि 1922 ईस्वी में जब ASI ने सर्वे किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसके लिस्ट में इस मस्जिद को देखा गया है। उसने बताया हुआ है कि यहाँ पर एक अखूंदजी मस्जिद करके है, जिसका रिपेयर का काम वगैरह कब हुआ था, तो उसने बताया हुआ है ASI के हिसाब से 1853 ईस्वी में इसका रिपेयर वगैरह किया गया था। अखूंदजी मस्जिद के बगल में एक पुराना ईदगाह है। ठीक है, जो ईदगाह जो है वो 1398 ईस्वी या उसके आसपास का माना जा रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, चूँकि इस मस्जिद पर इसको कब बनाया गया ये इंगित नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि ये जो मस्जिद है ये भी उसी के आसपास का होगा, 1398-99 के आसपास का। 1398 बहुत पहले हो गया, आप दिल्ली सल्तनत के पीरियड में चले गए हैं। लेकिन अब इसको तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद विवाद ये उत्पन्न हो रहा है कि चूंकि ये किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से संबंधित है, धार्मिक स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है बंधुओं? धार्मिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो धार्मिक स्ट्रक्चर जब भी कुछ होगा तो उसको तोड़ने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, और बिना अनुमति के तोड़ दिया गया, इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, सवाल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या है विवाद, ये बताइए, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है। ASI संस्कृति मंत्रालय के तहत में आता है, आपको पता ही होगा। उसके पश्चात से ये जो मस्जिद है ये कहाँ पर है, ये आपसे यही पूछा जा सकता है PT में। खाली में चर्चा में रहा ये मस्जिद कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली के महरौली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है, बस ये बता दीजिएगा। कुछ दिन पहले भी आपको एक मस्जिद का विवाद मैंने बताया था, दिल्ली में ही चल रहा है, चौराहे पर स्थित, जो लुटियंस में है, वो नई दिल्ली में है, ये बिल्कुल महरौली इलाके में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा ये मस्जिद के बारे में, कहाँ पर है स्थित। मुझसे अगर पूछे तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। बिल्कुल महरौली के वन वाले इलाके में ये करीब में 200 साल से पुराना तो कम से कम मस्जिद था ही। इसको तोड़ दिया। इसको तो संरक्षित करना चाहिए था अच्छे से, दिखाने के लिए कि भाई इतना पुराना स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से बनाया गया है, किस प्रकार से नहीं। धार्मिक से भी ज़्यादा ये ऐतिहासिक स्ट्रक्चर हो जाता है। पुराना 200 साल कोई मंदिर, कोई मस्जिद या कोई चर्च या कोई किसी भी चीज़ को नहीं तोड़ना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए, जो बहुत पहले बनाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए कौन सा है। अगला न्यूज़ है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको पता है कहाँ पर है? तो ये बन रहा है NCR में। दिल्ली में अभी वर्तमान में 2 एयरपोर्ट हैं, एक है आपका इंदिरा गांधी, एक है पालम को मुख्य रूप से दिल्ली का एयरफोर्स यूज करती है दिल्ली में। उसके बाद से जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ये पता ही आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके अलावा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मिलकर जेवर कहाँ पर है? तो जेवर NCR में, नोएडा से आगे, ग्रेटर नोएडा के इलाके में, अलीगढ़ के रोड पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जेवर एयरपोर्ट दिखता है। अब इस एयरपोर्ट को लेकर विवाद हो रहा है। क्या विवाद है? एयरपोर्ट बनाने को लेकर नहीं है। एयरपोर्ट बहुत ही विशाल, लगभग में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। किसके कारण से? तो कार्गो शिपमेंट मुख्य रूप से इसका हब होगा, उसके साथ साथ यात्री विमान होंगे। तो जेवर एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा परियोजना है, प्रोजेक्ट है। लेकिन एक वेटलैंड है जिसको बोला जाता है धनौरी। क्या बोला जाता है? धनौरी वेटलैंड पता ही होगा आपको, आर्द्र भूमि। धनौरी आर्द्र भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। धनौरी आर्द्र भूमि को इससे काफ़ी अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा। धनौरी आर्द्र भूमि के बारे में आपसे ये तो नहीं पूछेगा किसे क्या क्लियरेशन लेना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं। आपसे ये पूछ सकता है कि धनौरी जो वेटलैंड है वो कहाँ पर है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, ओके,
उसी में स्थित है, जिसमें नोएडा और ये सभी के सभी इलाके आते हैं, इसी में स्थित है। और 2019 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको रामसर के तहत शामिल करने के लेकर एप्लीकेशन दिया था। 2019 ईस्वी में दिया था, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 2019 ईस्वी में दिया था रामसर में शामिल करने को लेकर, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हो पाया है ये। और एक चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वेटलैंड किस जीव जंतु से संबंधित है मुख्य रूप से, तो यहाँ पर बाघ, शेर, हाथी तो नहीं रहते हैं। यहाँ पर पक्षियों के संरक्षण को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। तो धनौरी वेटलैंड कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर। अगर ज़िले का नाम स्पेसिफिक रूप से पूछे तो गौतम बुद्ध नगर करके है, उसी में स्थित है ये। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बीपीएससी या यूपीएससी, उसमें आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये है आपका पंचायत अर्न्स ओनली 1% ऑफ देयर रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस। पंचायत अपने टैक्सों के द्वारा, अपने करों के द्वारा केवल और केवल 1% रेवेन्यू को अर्न करती है। आप समझ सकते हैं हमारे पंचायतों की स्थिति क्या है, जिसको लोकतंत्र का आधार माना जाता है। गांधीवादियन जो फिलॉसफी है लोकतंत्र का, उसमें पंचायतों को सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान माना जाता है कि भाई लोकल लेवल पर क्या होना चाहिए, गांव आत्मनिर्भर होंगे तो शहर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये गांव कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? जो रेवेन्यू ही जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, 1% रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है बंधुओं? इसका कारण कई सारे हो सकते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पंचायतों के पास टैक्स कलेक्शन का क्या है, अनुभव नहीं है, उनके पास ये ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास ये स्किल नहीं है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि टैक्स किससे कलेक्ट करें, कहाँ से टैक्स कलेक्ट करें। टैक्स कलेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए उस एरिया में, तब जाकर उनको टैक्स कलेक्शन हो सकता है। तो पंचायतों के पास में जब टैक्स कलेक्शन के लिए कोई आधार ही नहीं होगा, तो कैसे हमारे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे? इसके साथ साथ ये भी इसका कारण हो सकता है कि आज भी हम इकोनॉमिक रूप से गांवों को संपन्न नहीं बना पाए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों से पहले तक जितने भी इतिहासकार भारत आए या जितने भी यात्री आए, उन्होंने बताया कि भारत के जो गांव होते हैं वो शहर चलाते हैं। भारत के गांव इतने आत्मनिर्भर हैं कि इनको किसी भी दुनिया के किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता है। इकोनॉमिक प्रोसेस गांव से शहरों की तरफ में माना जाता था, गांव से शहरों की। आप डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा इस टॉपिक को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मतलब क्या है इसका तात्पर्य ये है कि गाँव जो है वो शहर को संभाल कर बैठे हुए हैं। गाँव से चीज़ों की सप्लाई कहाँ पर होती? शहरों में। जितने इतिहासकार भारत में आए, प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक का ले लीजिए, अंग्रेज़ों से पहले तक, अंग्रेज़ों ने ही गाँव को विखंडित किया। गाँव को शहर पर निर्भर किसने बनाया? तो ब्रिटिशर्स ने बनाया। उन्होंने बुनकर औपनिवेशिकवाद का आर्थिक चरण जो पहला आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गाँव को जो निर्भरता थी शहरों पर वो बढ़ाता गया। कैसे? तो भाई बुनकरों को ख़त्म कर दो, कृषकों को ख़त्म कर दो, सबको बेगार मजदूर बना दो, ज़मींदारी प्रथा लागू करो। एक एक करके उन्होंने गाँव के सारे जो उपक्रम थे उसको समाप्त कर दिया। हथकरघा उद्योग से लेकर वस्तुओं को निर्माण से उद्योग से लेकर सब कुछ खत्म कर दिया मशीनीकरण और औद्योगिकरण ने। सरकारों ने भी उसके बाद प्रयास नहीं किया गाँव को आत्मनिर्भर बनाने का। जो गांव समृद्ध और आत्मनिर्भर हुआ करते थे, वो बुनकरों और जो कारीगर थे उनके हड्डियों से पट गए। ऐसा मैं नहीं, विलियम बेंटिक कहता है जब भारत आता है तो। क्यों बोलता है? कि बोलता है भारत का मैदान जो है उसके बुनकर और कारीगरों के हड्डियों से पटे पड़े हैं। अकाल के कारण, भूख के कारण सारे मर गए, किसी के पास कुछ नहीं बच पाया। तो ये जो पंचायती राज की अवधारणा गांधी जी ने दिया था, वो इसीलिए दिया था कि गांव अगर संपन्न होंगे तो पलायन की समस्या और बाकी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है वो सब के सब नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर न्यूज़ क्या था। इसमें न्यूज़ ये था कि गांव केवल 1% अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 80% देती है, राज्य सरकार मात्र 15% पैसा देती है। 80% पैसा कहाँ से मिलता है उनको बंधुओं? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। 15% उनको राज्य सरकार से मिलता है। ओके, पंचायती राज संस्थान 3 सतही होते हैं, ये तो आपको पता होगा। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका ग्राम सभा। कहाँ कहाँ पर काम करते हैं ये? कहीं कहीं पर 4 भी हैं क्या? बताइएगा मुझे। ग्राम सभा, पंचायत समिति उसके पश्चात से होता है। उसके बाद से कौन सा होता है? जिला परिषद। मुख्य रूप से तो ये 3 लेयर होते हैं पंचायतों के। अब इस रिपोर्ट में आया है कि कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें, जिसमें केरल के राज्य वगैरह शामिल हैं, तो ये जो राज्य हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पाते हैं।
जिसमें सम से कम में बिहार वगैरह का नाम आता है, जहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यानपूर्वक तो इस चार्ट में आपको दिख जाएगा कौन सा राज्य कितना जनरेट कर रहा है रेवेन्यू। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको दिख जाएगा कौन कौन से राज्य हैं ये। तो ये सारे देखिए, केरल का सबसे हाईएस्ट है और वेस्ट बंगाल का है। उसके पश्चात आपको सभी राज्यों के कम दिखेंगे, जिसमें अगर आप बिहार का ढूंढेंगे तो बिहार का आपको दिखेगा कितना, तो बिहार का आपको लगभग में 30 के आसपास दिखेगा, जो कि लोएस्ट तो नहीं है लेकिन हाईएस्ट भी नहीं है, मिडिल में आते हैं। सबसे कम में जम्मू कश्मीर में आपको दिखेगा, मध्य प्रदेश दिखेगा, हरियाणा दिखेगा, पंजाब दिखेगा, उत्तराखंड दिख सकता है, छत्तीसगढ़ दिख सकता है और आंध्र प्रदेश दिख सकता है। आंध्र प्रदेश का होना कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि अच्छे खासे कोस्टल राज्य जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी है वो भी अपने पंचायती राज संस्थान को मजबूत नहीं कर पाए हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा भाई, अब सवाल पर आते हैं। सवाल क्या पूछेगा, सब कुछ तो बता दिया आपने, सवाल क्या पूछेगा ये तो बताया नहीं। सवाल आपसे पहला पूछेगा कि इसका क्या कारण है। पहला तो यही पूछ सकता है भाई इसका क्या कारण है। दूसरा, पंचायती राज संस्थान के बारे में इतिहास से लेकर वर्तमान तक के पूछा जा सकता है। इसको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल, अभी इतिहास से शुरू करेंगे हम लोग, वैदिक कालीन से। उसके बाद से क्या पूछा जा सकता है आपसे, उसके बाद से ये पूछा सकता है इसका निवारण क्या हो सकता है भाई, इसका उपाय क्या हो सकता है कि पंचायत जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकें। द हिंदू में डिटेल में आया है, पूछा जा सकता है आपसे। काफ़ी सारे टॉपिक पूछे जाते हैं यहाँ से उठाकर, ये जो डेटा वाला हिस्सा रहता है द हिंदू का, वहाँ से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। और ये जो डेटा है, जब आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, पीटी मेंस दोनों का, उसका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आप देखिएगा मेंस में आए दिन सवाल पूछेंगे पंचायती राज से, उसके सशक्तिकरण से संबंधित, उसकी समितियों से संबंधित। मैं समितियां भी बताऊंगा आपको, तो आप वहां पर इस रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। क्या, पंचायतों के लिए चुनौती में, कि पंचायत के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होती है वित्त की। वित्त के लिए उनकी आत्मनिर्भरता बहुत ही ज़्यादा होती है और उसी को वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, एक डेटा और मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन सा, इसको देखिए जरा। कई सारे लोगों को लग रहा होगा ना कि 80% तो सेंटर, 15% राज्य, 1% तो रेवेन्यू से आ गया, बाकी का पैसा कहाँ से आया। ये तो 86% ही हुए, 87% के आसपास, बाकी कहाँ से आया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट 79.8% देता है, राज्य सरकार 15.4%। उसके बाद से नॉन टैक्स रेवेन्यू, बिना टैक्सेशन के अलावा जो रेवेन्यू होते हैं वो पंचायत खुद से 3.8% या कहीं और से अर्जित करता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको कहा जाता है, बिना टैक्सेशन के भी बहुत सारे रेवेन्यू के सोर्स होते हैं पंचायत के पास में। टैक्स रेवेन्यू से 1% अर्न करता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। कई बार आपसे स्टेटमेंट देकर ये पूछा जा सकता है कि पंचायतों के वित्त समर्थन में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 80% है, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 15% है। ये पूछा जा सकता है आपसे। आपको लग रहा होगा कि नहीं पूछा जाए, ये पूछा जा सकता है आपसे। आप वहाँ पर बोलोगे कि ये क्या पूछ लिया, है ना। उसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग आर्टिकल 280 अलग है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काम करता है। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसकी स्थापना राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। काम क्या करता है, वही काम जो सेंटर और राज्य के बीच में होता है, ये पंचायत और राज्य सरकार के बीच में काम करता है। पंचायत और राज्य सरकार के बीच में सेतु का काम करता है। पंचायतों को कितना पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, कितना नहीं देना चाहिए, उसका निर्धारण कौन करता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये संवैधानिक आयोग है, संविधान के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। 72-73 संशोधन आपने पढ़ा होगा, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, पंचायती राज संस्थान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संविधान में इसका उल्लेख है, इसलिए इसको संवैधानिक बॉडी भी कहा जाता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके बारे में यूपीएससी ने पीटी में सवाल पूछा हुआ था, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग चलते हैं पंचायती राज को समझते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती है। महात्मा गांधी जी का एक कथन है। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय सुशासन की एक प्रणाली है, जिसकी स्थापना पता ही होगा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73 संविधान संशोधन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1992 ईस्वी में। वर्तमान में ये 27-28 साल इसके जितने भी पूरे हुए हैं आपको पता ही होगा। भारत में पंचायती राज का उद्भव कब से माना जाता है, अब यहाँ से हम लोग डिटेल में हिस्ट्री और वर्तमान को पढ़ेंगे। वैदिक युग में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है कि आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ओके, धीरे धीरे ऐसे समूह आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की अवधारणा लुप्त हो गई। ऋग्वेद में स्थानीय स्वनिकाय के रूप में सभा, समिति, विदथ का उल्लेख मिलता है। सभा की क्या खासियत थी, जरा याद कीजिए। सभा की क्या खासियत थी? क्या महिलाएं शामिल हो सकती थी? वैदिक काल में शामिल हो सकती थी, उत्तर वैदिक काल में उनको हटा दिया गया था इस संस्थान से। तो ये सब क्या थे, ये सब लोकल गवर्नमेंट के ही बॉडीज़ थे, लेकिन उस समय लोकल गवर्नमेंट ही हुआ ही करता था।
क्योंकि कबीलाई शासन प्रथा था, तो यही जो होती थी यही मुख्य रूप से शासन का काम करती थी। ओके, ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। महाकाव्य युग भारत के दो महान महाकाव्य काल को इंगित करते, रामायण और महाभारत। रामायण का अध्ययन संकेत मिलता है प्रशासन के दो भाग, पूर्व व जनपद अर्थात नगर व ग्राम विभाजित था। इसके अलावा राज्यों में जाति पंचायत भी होती थी। जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। अगर आप दक्षिण भारत का भी इतिहास पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ब्राह्मणों की एक अलग सभा होती थी और कृषकों की अलग सभा होती थी। तो ये जातिगत पंचायत भारत में बहुत पुराने हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मुख्य रूप से जाति से भी ऊपर उठकर इसको देखिए क्या है ये, तो मुख्य रूप से लोकल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं काम करते थे। महाभारत के शांति पर्व, महाभारत में चैप्टर का नाम है शांति पर्व, नहीं पता होगा, भीष्म पर्व, शांति पर्व, ये सब महाभारत के चैप्टर हैं। शांति पर्व कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति से भी ग्रामों का स्थानीय सुशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ओके, महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयां विद्यमान थी। ग्रामिक ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विंश अधिपति, 100 ग्राम अध्यक्ष, 100 ग्राम प्रति, क्रमशः 20, 100, 1000 ग्रामों का प्रमुख होते थे। ये सब क्या है, लोकल गवर्नमेंट के प्रमाण जो हमें इतिहास, पुराण, इन सभी चीज़ों पर मिलते हैं, उसकी बात हो रही है। अगर कौटिल्य की हम लोग बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायत को उल्लेख मिलता है। नगर को पुर, इसका प्रमुख नागरिक होता था। आपका पीटी का ही सवाल बन सकता है ये, इधर दे देगा पुर, इधर दे देगा नागरिक। मैच कीजिए कि क्या ये सही है या गलत। यूपीएससी में इस प्रकार से पूछा है, ये नहीं पूछा है लेकिन इस प्रकार से पूछा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिए। यह प्रणाली गुप्त काल में बनी रही, यद्यपि नामांकन में कुछ परिवर्तन हुए। इस काल में जिलाधिकारी को विषयपति और ग्राम प्रधान को ग्रामपति का नाम दिया गया, ठीक है। और गुप्त काल में एक और अधिकारी हमें दिखता है, कुमार अमात्य, क्या बोला जाता है उसको, कुमार अमात्य। प्राचीन भारत इतिहास मैंने कम से कम 14 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। राम शरण शर्मा से नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा। वन लाइनर मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं आता है। एनालिसिस करके मैंने डीप में पढ़ाया हुआ है एक प्राचीन भारत, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आगे का भी एनसीईआरटी में पढ़ाऊँगा, जब मैंने बोला हुआ है तो मैं पढ़ाऊँगा जरूर, सभी के सभी कंप्लीट करवाऊँगा। ओके, इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के निर्धारण रूपरेखा आधार पर संचालन होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि पंचायत के प्रमुख के रूप में, यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। ये सबसे बड़ी खामी रही। वैदिक काल के पश्चात पंचायती राज और शासन प्रणाली से महिलाओं को लगभग में शून्य कर दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया। गुप्त काल में आपको कुछ समृद्ध महिलाएं जरूर दिखेंगी शासन व्यवस्था में, लेकिन सामान्य जो महिलाएं होती थी, जो वैदिक काल में पार्टिसिपेट कर सकती थी, उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है। मध्यकाल सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता विवादों के समाधान के लिए चौधरी। चौधरी कहाँ पर पूछा गया है, 68 बीपीएससी पीटी में सवाल पूछा गया खुद मुकद्दम चौधरी के बारे में। पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी होते थे, ठीक है। राजस्व संग्रह के लिए कौन होता था, पटवारी। ये आज भी होता है, पटवारी का एग्जाम भी होता है ना, पटवारी का एग्जाम देते हैं कई सारे लोग, है ना। ग्रामों के सुशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थी। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन के सामंतवादी प्रणाली धीरे धीरे ग्रामीण सुशासन को नष्ट कर दिया। शुरुआत कहाँ से हुआ, मुगलों ने उसका आह्वान किया और अंग्रेजों ने उसका अंत किया और अंततः ग्रामीण प्रणाली को पूरी संपूर्ण करके ख़त्म ही कर दिया। सामंतवाद का ऐसा बीजारोपण किया इन्होंने ग्रामीण स्तर पर कि सब का सब खराब कर दिया इन्होंने। पुनः यह उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ब्रिटिश काल की अगर हम लोग बात करें, ब्रिटिश शासन के अंदर ग्राम पंचायत की स्वायत्ता समाप्त हो गई, वे कमजोर हो गए। 1870 भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थानों की शक्तियों और उत्तरदायित्व विद्युकरण उनके विकास को गति दी। मेयो प्रस्ताव किसके लिए संबंधित, किसके लिए जाना जाता है, तो ये स्थानीय प्रशासन को फिर से पुनः जीवित करने के प्रयास के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये स्थानीय प्रशासन कोई उनको अधिकार देने के लिए नहीं बनाया गया था, उनको इसलिए बनाया गया था ताकि गांव तक से अब हम क्या कर सकें, राजस्व को संग्रहित कर सकें और वहां से भी कलेक्ट कर करके कहाँ भेज सकें, ब्रिटेन भेज सकें।
1870 में शहरी नगर पालिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषण करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मजबूरी थी ये, ना कि कोई वो बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति थे, बहुत बड़े हृदय के शासक थे कि उन्होंने जानबूझकर अच्छा करने के लिए स्थापित किया, इस तरह का नहीं था। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता भी कई बार मान लिया जाता है। 1882 में इन स्थानीय संस्थानों को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड रिपन ने प्रदान किया। लॉर्ड रिपन पर जब मैंने आंसर राइटिंग करवाया था तो वहाँ पर मैंने आपको विशेष रूप से बोला था कि स्थानीय प्रशासन में इसकी हिस्सेदारी को लिखिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है लॉर्ड रिपन के लिए। सभी बोर्ड जो उस समय अस्तित्व में थे, निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया। इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित और गैर अधिकारियों से ही चुना जाता था। इसे भारत में स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में लाया गया, जिसके कारण से भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना हुई। और कहाँ पर हुई? मद्रास में, कोलकाता में, मुख्य रूप से शहरी निकायों में पहले स्थापित किया गया। 1907 में स्थानीय सुशासन संस्थानों को CEH होबहाउस की अध्यक्षता में केंद्रीयकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला और उसके पश्चात इस कमीशन आयोग ने ग्राम स्तर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। अब यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि CEH होबहाउस जो कमेटी है ये किससे संबंधित है, तो आप वहाँ पर बोलोगे कि कहाँ से पूछ लिया, हमें तो पता ही नहीं था। ब्रिटिश काल में बने हुए समितियाँ जो है ना, उससे आए दिन सवाल पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है। ओके, इस पृष्ठभूमि में 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय के प्रांतों का अधिकार के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में अनुशंसा की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकाय के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए, बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये कहां पर तय कर दिया गया? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। 1925 तक लगभग भारत के 8 प्रांत उस समय के 8 प्रांतों ने इसको स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता के बाद आर्टिकल 40 में पहले DPSP में डाला गया और उसे 246 के माध्यम से स्थानीय सुशासन को संबंधित किसी विषय के संबंध कानून बनाने का राज्य विधानमंडल को सौंपा गया और फिर बाद में जाकर बहुत सारी समितियों ने विचार विमर्श किया। उसके बाद इसको भारत के संविधान में किस प्रकार से लागू किया गया, नीति निर्देशक तत्व में पहले शामिल था ये, बाद में इसको भारत के संविधान में इसको लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 67th BPSC री एग्जामिनेशन का सवाल 67th BPSC PT री एग्जामिनेशन का सवाल है। NCERT का फैक्ट है आपका, ये NCERT से ही उठाया गया है ये। ओके, इसमें ग्रामीण विकास के लोगों सभी गतिविधियों को शामिल किया गया जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायत सहायता से लागू किया जाना था। वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस की भी शुरुआत की गई, लेकिन यह कार्यक्रम भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका। ओके, इसके बाद क्या है? अगला है कि CDP की विफलता के कई कारण थे, जैसे नौकरशाही की बाध्यताएं और भी बहुत सारी चीज़ थी जिसे CDP विफल हो गया। 1997 में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम पर विचार करते हुए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उसके पश्चात से समिति ने क्या पाया कि CDP की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी था। समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। उसके बाद भारत में पहला पंचायत राज स्थापित किया गया कब? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान में शुरू किया गया। ये भी कई बार पूछा गया कि कहाँ शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू की। इस संबंध में आवश्यक विधान भी पारित कर लिए गए। असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं पंजाब में भी इसे लागू कर दिया गया उसी समय। 1977 में अशोक मेहता समिति ने नियुक्ति ने पंचायती राज की अवधारणा और रीतियों में नए दृष्टिकोण का सूत्र प्राप्त किया। समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज अनुशंसा की कि भाई जिला परिषद और मंडल पंचायत भी शामिल होने चाहिए। देखिए, अलग अलग समितियों ने क्या क्या अनुशंसाएं की, कई बार इससे सवाल बनते हैं, आपके PT एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और अगर इस सारे अनुशंसाओं को अगर नहीं भी ध्यान रखना हो तो कम से कम मुख्य कमेटियां कब बनी उसके टाइमलाइन को जरूर ध्यान में रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति शुरू होता है, हनुमंत राव समिति 1983 है, GVK राव है, LN सिंघवी समिति है, केंद्र राज्य संबंध सरकारी आयोग है, PK थुंगन है और हरलाल
नंदलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में बनाया गया। ये अलग अलग समितियां हैं जो पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट से संबंधित हैं, और भी बहुत सारे समितियां हैं। इन सभी को कम से कम लक्ष्मीकांत अगर आप खोलेंगे तो पंचायती राज में डिटेल में दिया हुआ है। सभी समितियों को, अनुशंसाओं को नहीं भी पढ़िएगा तो भी एक क्रम में लगाकर जरूर रख लीजिएगा क्या क्या समितियों के नाम हैं। ओके। GV राव समिति 1885 के ने जिले की योजना को बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित करने की सिफारिश की, जबकि LN सिंघवी ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की थी। संशोधन का चरण 64वें संविधान संशोधन के साथ शुरू हुआ, जिसे राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। उसके पश्चात से कब पारित हुआ? संविधान 74वां संविधान विधेयक संशोधन जो था, पंचायती राज संस्थान नगर पालिकाओं के लिए एक संयुक्त विधेयक वर्ष 1990 में प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात से इसको बाद में जब पारित किया गया, 73 और 74 संविधान संशोधन को दिसंबर 1992 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया और भारत में संसदीय प्रणाली की संवैधानिक तरीके से नींव रखी गई। यहाँ पर उससे पहले समितियों का आधार पंचायती राज का स्थापना हो चुका था, लेकिन संविधान में उसको कब शामिल किया गया? तो 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा उसको लागू किया गया। इस पूरी स्टोरी को प्राचीन भारत से लेकर 1993-94 तक का पूरा मैंने आपको बताया है, 73-74 तक का, सॉरी। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज इंपॉर्टेंट होता है आपके PT मेंस एग्जामिनेशन के लिए, इससे संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब केंद्र जो राज्य फाइनेंस कमीशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, थोड़ा सा ब्लर होगा। इसकी स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बना। राज्य वित्त आयोग कब बनाया गया? तो 1992 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग के तर्ज पर 1993 में भारत के सभी राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। पंचायत वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल आयोग के अन्य 4 सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल करता है 5 वर्षों के लिए। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 243। और क्या करता है ये? तो राज्य सरकार और जो स्थानीय शासन है, नगर पालिका या फिर पंचायत, उनके बीच में वित्तों का आवंटन को सुनिश्चित करता है। कौन? तो राज्य फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो ये अनुशंसा वगैरह करता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका क्वाड से संबंधित। आपको पता ही होगा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अभी चल रहा है, उसी में अमेरिका के प्रतिनिधि गए थे। उन्होंने वहाँ पर क्वाड की चर्चा की कि क्वाड बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे लिए। क्वाड के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूँगा, लेकिन अगला PT का न्यूज़ ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इंडिया आर्ट फेयर, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंडिया आर्ट फेयर का दुनिया में एक प्रमुख और प्रतिष्ठित आर्ट फेयर माना है। दुनिया में, वर्ल्ड में आने वाले समय में जो उसकी कैपेसिटी बताई जा रही वो है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट फेयर हो सकता है इंडिया आर्ट फेयर। दिल्ली में आयोजित किया जाता है ये, और दिल्ली में इस बार ही आयोजित किया गया था। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। इंडिया आर्ट फेयर खूबसूरत आर्ट के कलेक्शन का एक मेला लगता है दिल्ली में। अभी से मेला अगर शुरू होगा नवंबर से, तो ये अप्रैल मई तक चलता ही रहता है मेला। एक से बढ़कर एक मेला लगते रहते हैं यहाँ पर। तो ये आर्ट फेयर कहाँ पर लगाया गया था? दिल्ली में लगाया गया था। इसको बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा, और बाकी चीज़ें इससे संबंधित नहीं पूछी जाएंगी अभी आपसे। ओके। क्वाड के बारे में बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो एंड कर लेंगे। देखिए, क्वाड के बारे में पता होगा, लेकिन 2017 में इसको आधिकारिक रूप से गठित किया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान इसका भागीदार हैं। इसका उद्देश्य क्या था भाई? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि भाई चीन से मुकाबला करें हम लोग। चीन से मुकाबला इसका ऑफिशियल उद्देश्य नहीं है, अनऑफिशियल है। ऑफिशियल में कहीं पर भी ये यूज़ नहीं करता कि हमें चीन से मुकाबला करना है। अनऑफिशियल इसको माना जाता है कि ये चीन से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। उभरते सुरक्षा प्रदाता के तहत और भी क्या था कि भाई इंडिया पैसिफिक जो इलाका है, इंडो पैसिफिक जिसको कहा जाता है, इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जो देश हैं, मजबूत इकॉनमी वाले, उनको एक करना। इस क्षेत्र में मजबूत इकॉनमी वाले लोकतांत्रिक देश आपको यही दिखेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मजबूत लोकतांत्रिक देश वाले इकोनॉमी हैं, जो क्या करते इस क्षेत्र में साझा रणनीति के कारण से इकट्ठा हुए हैं। ओके। चीन का विरोध इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी शामिल नहीं होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं लाइन में कह रहा हूँ। क्वाड से संबंधित मुद्दे क्या हैं? जो मुद्दे हैं, चुनौतियाँ आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। अपरिभाषित दृष्टि, मैंने अभी बताया ना, इसका कोई आज तक ये परिभाषा नहीं दे पाई कि भाई हमें क्या करना है। कुछ मुद्दों पर काम करती है ये, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाई कि हमारा रणनीति क्या है, दृष्टिकोण क्या है हमारा, हम किस चीज़ के कारण इकट्ठे हुए हैं, है ना।
क्वाड परिभाषा रणनीति रिविजन के बिना एक तंत्र बना हुआ है, इसके बावजूद सहयोग की संभावना है। समुद्री प्रभुत्व, इंडो पैसिफिक पर पूरा ध्यान क्वाड को एक भूमि आधारित समूह के बजाय एक समुद्र का हिस्सा बनाता है। यह सवाल उठाता है क्या यह सहयोग एशिया प्रशांत और यूरेशियाई क्षेत्र तक फैला हुआ है। अगला है भारत की गठबंधन प्रणाली का विरोध। तथ्य यह है कि भारत कभी भी किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन अमेरिका और जापान इसको चाह रहे हैं कि सैन्य गठबंधन के तौर पर हम इसको मजबूत करें, और रूस जो है वो भी इसका विरोध करता है क्वाड का खुले तौर पर। अब भारत रूस का अच्छा संबंध है और भारत क्वाड का भी हिस्सा है, इसलिए भारत के लिए कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। मैंने कोशिश की है बहुत सारे टॉपिक को कवर करने की, और भी कल का न्यूज़पेपर भी आएगा, ध्यानपूर्वक देखते चलिए, इसको फॉलो कीजिए। इसी प्रकार से करंट अब पढ़ा जाएगा, वन लाइनर नहीं पढ़ा जाएगा, अब इसी को पढ़ा जाएगा। ठीक है, समय बदला है, बीपीएससी बदला, आप भी बदल जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अच्छे से पढ़िए रेगुलर अभी से। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।